हेलो कक्षा 10 वालों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको मेरे इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ पूरी विज्ञान की एक कंप्लीट सीरीज, मतलब सारे चैप्टर कवर करेंगे, वो भी बहुत कम समय में और एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है या बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यार ये परिभाषा थोड़ी सी मुश्किल है, तो चलो इसको एकदम बेहतरीन एनिमेशन से समझाता हूं। ठीक है, तो देखो मेरे पास में एक पदार्थ है जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं एक दूसरा पदार्थ डालता हूं रेड कलर वाला, तो देखो एक नया ही पदार्थ बन के आ गया है जिसका कलर आपको कुछ पिंक पिंक दिख रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करता हूं। देखो एक पदार्थ में जब हम दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे देखो हाइड्रोजन, जब उस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। ठीक है, उसकी अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया है भैया कि H2 के अंदर O2 मिलाओगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि इस एरो के जो लेफ्ट तरफ लिखे हुए होते हैं उनको क्रियाकारक या अभिकारक बोलते हैं, और जो राइट साइड लिखा होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे परिभाषा पूछ ले कि आखिर अभिकारक या क्रियाकारक क्या होते हैं, तो आप फटाक से जवाब लिख देना कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो फिर पूछे कि उत्पाद क्या होते हैं, तो आप जवाब लिख देना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं ना उन्हें उत्पाद कहते हैं। कितना आसान है ना, देखो। ठीक है, तो अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो अब आगे आपसे पूछेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है जंग लगना, है ना। इसके अलावा भोजन का पकना, भोजन का पचना, आप जो सांस लेते हो, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को समझते हैं कि आखिर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो ना, बर्फ जो है एक ठोस है और पानी जो है एक लिक्विड है, मतलब कि अपना द्रव्य है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ठोस से द्रव्य बन गया है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया है ना। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है गैस का निष्कासन, मतलब कोई ना कोई गैस निकलती है हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, और चौथा है भैया ताप में परिवर्तन, मतलब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को छुओगे तो आपको गरम गरम महसूस होगा। ठीक है, और पांचवा है अवक्षेप का निर्माण, मतलब इस तरीके से कोई एक व्हाइट व्हाइट सा अवक्षेप बन जाता है। तो ये सब परिवर्तन होते हैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपण करना, मतलब लिख देना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। जैसे देखो कि ये मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो बन के आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को देखो मैंने नीचे समीकरण के रूप में लिख दिया है, मतलब आप देखो ना इसे तत्व के रूप में लिख दिया, Mg फिर O2 फिर MgO, इसको हम बोल देते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है संतुलित अभिक्रिया। क्या आखिर संतुलित अभिक्रिया क्या होती है? तो संतुलित अभिक्रिया को अच्छे से समझना, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास में क्या है, यह है अभिकारक और यह है उत्पाद, है ना। अब हम आपको अभिकारक बताता हूं, एक टेबल बनाते हुए चलते हैं। देखो इस तरफ जिंक कितना है? 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अभिकारक में तत्वों की संख्या, परमाणु की संख्या 1। ऐसे उत्पाद की तरफ जिंक कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, इधर भी कितने हैं? 2 है। फिर सल्फर कितना है? 1 है, इधर सल्फर कितना है? 1 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? इधर 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो अब एक चीज नोटिस करो कि यहां पर जो है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, अब आखिर सवाल उठता है कि आखिर हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो इसलिए पड़ती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ध्यान में रखा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? तो देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है, बस इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको इस पूरी बात का मतलब। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास में एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH से हुई, तो क्या बन के आया? NaCl और H2O बन के आ गया। ठीक है, अब पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है, अभिकारक मतलब HCl और NaOH, इन दोनों का जो द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान
उत्पाद का भी होना चाहिए। बस इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अभिकारक का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है उतनी की उतने ही परमाणु उत्पाद के अंदर भी होने चाहिए। मतलब कि जैसे देखो कि इधर एक Na है तो इधर भी एक Na है, इधर एक Cl है तो इधर भी एक Cl है, इधर 2 हाइड्रोजन है तो देखो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है तो इधर भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बराबर है ना, बस इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर का द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आएगा ही आएगा 100%, वो है अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। तो कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, करो, कर करके देखो, फेल होते जाओ, करते जाओ। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे एक अभिक्रिया लिखी जो कि जिसमें मैंने लिखा Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2 लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब मैं सबसे पहला नियम यह है बैलेंस करने का, है ना, अभिक्रिया को संतुलित करने का सबसे पहला चरण, स्टेप 1, वो ये है कि आपको ये जो तत्व लिखे हुए हैं या जो ये यौगिक लिखे हुए हैं इनके चारों तरफ आपको एक बॉक्स बना लेना है। मतलब देखो ऐसे ऐसे बॉक्स बनाते जाना है आपको। ठीक है, अब ये बॉक्स ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ जो भी आइटम है उनको नहीं छेड़ना, मतलब यहां पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना इन बॉक्स के अंदर वाले में। ठीक है, ऐसा बात समझ में आ गई, जो भी चीज होगी वो बॉक्स के बाहर हो गई। क्लियर है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इनके लिए भी एक टेबल बनाते हैं, है ना, तत्व लिखते जाते हैं। जैसे Fe है, अब उत्पाद क्रियाकारक की तरफ कितना है 1 है, उत्पाद की तरफ कितना है देखो 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसे मैंने हाइड्रोजन लिखा H, क्रियाकारक की तरफ कितना है 2 है और उत्पाद की तरफ कितना है 2 है, तो हमने 2 2 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है तो हमने 1 लिखा, और इधर कितना है 4 है तो हमने 4 लिख दिया है। ठीक है, अब आप यहां पे सबसे पहले जो बैलेंस करोगे, देखो आप अच्छे से समझना, यहां पे अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या अलग अलग है, अलग अलग है, तो फिर इस अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। अगर बराबर होते तो संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करें, तो ये बात हमेशा याद रखना, जो सबसे ज्यादा हो उसको आप पहले संतुलित कर दो। तो जैसे देखो Fe जो है इधर 1 और 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो Fe कितने 4 है। हाइड्रोजन कितने 2 प्लस 2 4, तो हाइड्रोजन भी 4 है। ऑक्सीजन कितने 1 प्लस 4 मतलब 5 ऑक्सीजन है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां ऑक्सीजन कितना है आपके पास में 4 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है, तो हम, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हम इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गए 4 इधर भी और इधर भी 4 हो गए। अब इसके बाद किसको बैलेंस करना है, तो आप देखो आप यहां पर आए हो, ठीक है, इस वाली जगह पे आए हो, तो अब ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 4 का मल्टी आपको 2 से करना पड़ेगा, मतलब 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 2 जा 8, तो देखो इधर भी 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बचा कौन, Fe, आयरन बच रहा है, इधर Fe कितना है 3 है, तो हम उस तरफ भी जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो पूरी ही अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी। और फिर आपको चेक भी कर लेना है कि सारी चीजें बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप बस यही है। तो चलो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस खिलाता हूं और क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, है ना। देखो इधर मैग्नीशियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहां पर मैग्नीशियम कितना दिख रहा है 1 और ऑक्सीजन भी 1 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। तो अब ऑक्सीजन देखो, आप ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर 2 है इसलिए मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैग्नीशियम कितने हो गए 2 हो गए, लेकिन इधर लफड़ा हो गया, अब इधर मैग्नीशियम कितने 1 ही है, तो हम इसलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखो आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल करते हैं, H2 प्लस O2, एरो का निशान और H2O। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, इधर हाइड्रोजन 2 है इधर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो हमको इसको भी 2 बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन पता है कितना हो गया, 2 × 4 मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को इधर भी 4 हाइड्रोजन बनाने हैं, पर इधर तो 2 ही है, तो इसलिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम इधर नाइट्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 है और अमोनिया मतलब NH3, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 है, तो आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं इसलिए आप इधर 2
से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 का मल्टी 2 से करोगे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इधर 6 बनाना है और 2 पहले से ही है, तो आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो इस तरीके से आपकी ये कोई केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस करना आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है संयोजन, फिर वियोजन, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर उपचयन या अपचयन, फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलो एक एक को अच्छे से समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो देखो, जब भी कोई दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना दे उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कोयले का जलना है ना, और उसकी अभिक्रिया क्या है, C+O2 CO2। तो ये देखो आप दो अभिकारक है और एक उत्पाद बन गया है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे पानी का बनना, तो पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और क्या मिल जाता है हमको, वाटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जिसकी अभिक्रिया कुछ ये रही यहाँ पर, है ना। तो देखो दो अभिकारक है और क्या बन गया, एक उत्पाद बन गया, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। क्या करिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये संयोजन की जस्ट उल्टी होती है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझो कि मेरे पास में एक अभिकारक है और वो टूट गया 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में, तो इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी है विद्युत वियोजन और तीसरी है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब देखो, आप किसी भी चीज को तोड़ोगे तो कोई ना कोई सी तो चीज चाहिए ना तोड़ने के लिए, उस हिसाब से इनकी कैटेगरी बन गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऊष्मीय वियोजन को। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, देखो जब भी आप किसी भी चीज को उष्मा की मदद से तोड़ देते हो, हीट देके, मतलब उसको गर्म करके तोड़ देते हो, तो उसको ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे आयरन सल्फेट है ना। अब ये आयरन सल्फेट है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जब मैं इसको गर्म करता हूं ना तो देखो इसमें से धुआं निकलता है, गैसेस निकल जाती है यहाँ से, और इसके अंदर जो है क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 बन जाती है ना। और कौन सी गैसेस निकल रही है, SO2 और SO3 गैसेस, तो ये SO2 और SO3 गैसें बाहर निकल जाती है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर जो है अभिकारक तो एक ही है, लेकिन उत्पाद देखो 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब 3 दिख रहे हैं। तो भैया एक अभिकारक से जब एक से ज्यादा उत्पाद बन जाते हैं तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं, और ये ऊष्मा की वजह से हुई है इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन कह रहे हैं, ठीक है। एक और इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कौन होता है, चूने का पत्थर, है ना। जब उसको हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर टूट जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। फिर आता है विद्युत वियोजन। अब भैया आप किसी भी चीज को विद्युत करंट की वजह से तोड़ दोगे तो विद्युत वियोजन कहलाएगा। तो हम किसको तोड़ रहे हैं, पानी को तोड़ रहे हैं। जब हम पानी को विद्युत वियोजन करते हैं तो हमारे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख लो कि इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और ये 2 टेस्ट ट्यूब है, और जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो आप देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई और एक के अंदर हाइड्रोजन इकट्ठा हो गई है। तो आपने क्या किया, पानी को तोड़ दिया और एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन इकट्ठा कर लिए, तो ये एक विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रकाशीय वियोजन, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, सूर्य का प्रकाश किसी चीज को तोड़ रहा है तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड, जब उसके ऊपर प्रकाश आके गिरता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन जो है ये भैया शाम श्वेत फोटोग्राफी में भी यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया का काम बड़ा सिंपल है, जब भी कोई अधिक अभिक्रियाशील चीज जो है वो कम अभिक्रियाशील को हटा दे तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट, है ना। अब जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है तो वो क्या करेगा, कॉपर जो कम अभिक्रियाशील है इसको लात मार देगा, इसको विस्थापित कर देगा और खुद SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा। तो देखो क्या बन के आया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब कॉपर अलग हो गया है, कॉपर को विस्थापन कर दिया है, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो उसका पता हमको इस टेबल से पता चलता है ना, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इसके अंदर जो सबसे ऊपर ही ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और सबसे नीचे वाला जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे अभिक्रियाशीलता का क्रम घट जाता है। तो आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो आप फटाक से बोल दोगे जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्लियर है। ऐसे में बोलूं कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है कि एल्यूमिनियम, तो आप बोल दोगे कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए देखो जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है ना। अब यहां पर क्या हुआ,
कि जो सोडियम है उसने Ag को विस्थापित कर दिया है ना। तो देखो इसको विस्थापित किया और खुद जो है NO3 के साथ जाके बैठ गया, तो बन गया NaNO3, ठीक है। और उसी तरीके से देखो ये जो Ag था वो Cl के साथ जाके बैठ गया, तो बन गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हाइड्रोजन का निकल जाना, वो भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल के लिए देखो जैसे कार्बन है ना, अब कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गई है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया है और इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। फिर आता है एक और एग्जांपल जैसे H2S, फिर उसमें ब्रोमीन है ना, तो अब यहां पर आप देखो HBr और सल्फर। तो अब एक चीज नोटिस करना, सल्फर के साथ इधर हाइड्रोजन है लेकिन उधर सल्फर अकेला रह गया है ना। तो मतलब यहां से सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सल्फर का अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन हो गया, सॉरी सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया है ना, सॉरी हाइड्रोजन का निकलना जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, क्लियर है। अच्छा एक और एग्जांपल है बहुत फेमस है, वो क्या है? कॉपर। कॉपर को जब हम जो है ना जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो भैया वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो चुका है, ठीक है। फिर एक और आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जो है वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो आप देखो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, कॉपर अकेला रह गया है, पहले ऑक्सीजन के साथ था ना, अब अकेला रह गया है, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है उसका अपचयन हो गया है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया हमने कार्बन से कराई। तो आप देखो जिंक ऑक्साइड में से यहां पर आप देखो ऑक्सीजन हट गई और जिंक अकेला रह गया है, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो जैसे CuO है और वो Cu में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और Cu अकेला रह गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस CuO का अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, इधर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के इधर आके देखो आप H2 से कौन आके मिल गया है? ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो यहां पर H2 का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल भी है ना। अब आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें से तापमान बाहर निकलता हो, हीट बाहर निकलती हो, ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने का पत्थर भर रखा है, ठीक है। अब जैसे मैं उसमें पानी डालूंगा ना, तो इसमें से हीट बाहर निकलने लग जाएगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, है ना। क्या है अभिक्रिया? कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पत्थर, उसकी अभिक्रिया हमने पानी से कराई, मतलब पानी इसमें डाला तो क्या बन के आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बाहर निकल गई, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर दूसरी आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाते हैं। सेम टू सेम सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव बनते हैं? तो सबसे पहले तो आता है संचारण। संचारण का मतलब होता है जंग लगना। अब आप सबने देखा होगा कि वायु के अंदर, हवा के अंदर नमी होती है, ठीक है। नमी के अलावा जो है मॉइस्चर हो गया, नमी हो गया, है ना, ऑक्सीजन है, हवा है, ये सारी चीजें मिलकर लोहे को खराब कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं जंग लगना या संचारण। अब इसके बहुत सारे नुकसान है, जैसे गाड़ियां खराब हो जाती है ना, रेलिंग खराब हो जाती है, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, है ना, जहाज खराब हो जाते हैं, ये सारे इसके नुकसान है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि आखिर इनसे बचेंगे कैसे? तो इनके तीन तरीके जिससे आप बच सकते हो। एक तो है जस्तीकरण, दूसरा है धातु की सतह को पेंट कर दो, मतलब आप पेंट कर दोगे तब भी बच जाएगा, लोहा खराब नहीं होगा, और तीसरा है ग्रीस वगैरह लगाकर, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके लिए बहुत आसान है। अब मैं आपको जस्तीकरण समझा देता हूं। तो देखो जस्तीकरण में क्या होता है कि जैसे कोई सा भी लोहा है उसके ऊपर आपको जब जिंक की कोई लेप चढ़ा दो, आप जिंक का लेप चढ़ा दोगे तो इसको बोलोगे जस्तीकरण, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है रेंसिडिटी, विकृत गंधीता। विकृत गंधीता क्या होती है? देखो हमारे खाने पीने की चीजों में बहुत सारी ऑयल वगैरह होती है ना, और वो ऑयल की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है और बदबू आने लग जाती है।
बस इसको बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो इस प्रकार के खाने को नहीं खाना चाहिए, है ना। अब सवाल उठता है कि आखिर हम विकृत गंधिता को रोक कैसे सकते हैं। तो या तो आप इनके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट डाल दो जिससे ये रुक जाएंगे, है ना, या फिर आप क्या करो, जो खाने पीने की चीजें उनको एकदम टाइट एयर टाइट डब्बे में रखो, है ना, या फ्रिज के अंदर रख दो, इस तरीके से बंद हो सकते हैं। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो हमारे चिप्स है ना उसके अंदर भैया एक गैस भरी हुई थी जिसमें फूली हुई रहती है, जिससे भी भैया चीजें खराब नहीं होती है। और वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब अगर आपको क्लास 10th के ये शानदार कलरफुल नोट्स चाहिए, ठीक है, मतलब आपने इसको पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया तरीके से हिंदी माध्यम के लिए बनाया है ना। आपको दिखा देता हूं मैं सारी क्वालिटी, देखो सारे पन्ने एकदम शानदार है, ठीक है। देखो अच्छे से ये क्वालिटी के नोट्स हमने आपके लिए बना रखे हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उसको डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है।